Good morning. Today is 31st March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्टेज स्टैंडर्ड 3 के व्हीकल्स पर बैन लगा दिया है, BS3 व्हीकल्स पर बैन लगा दिया है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल से हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है जीएसटी बिल अब लोकसभा में पास हो गया है, तो किस प्रकार से अब इसका रोल आउट होना चाहिए, किस प्रकार के कंसर्न्स अभी भी हैं और किस प्रकार से इंडस्ट्रीज को नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स इसमें से हम डिस्कस करेंगे। फिर बढ़ेंगे बीच के आर्टिकल के, जो कि मेन आर्टिकल है। अफ्रीकन नेशनल्स पर काफ़ी तरह के रेशियल अटैक्स हुए हाल फिलहाल में, फिर से नोएडा में अटैक्स हुए। तो फ्यूचर में इस तरह के अटैक्स ना हो और इस तरह के अटैक्स होते क्यों हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो वेस्टिंग हाउस कंपनी के बारे में है। देखिए यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और यूएस के बीच में 2005 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसके तहत में एक वेस्टिंग हाउस कंपनी है अमेरिका की। बाद में देखिए इसे तोशिबा कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। तोशिबा कंपनी जापान की है लेकिन वेस्टिंग हाउस कंपनी यूएस की थी। तो वेस्टिंग हाउस कंपनी को इंडिया के अंदर में एपी के आंध्र प्रदेश के अंदर में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का निर्माण करना था, लेकिन अब वेस्टिंग हाउस की जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई है। तो वो ये सब पॉइंट्स इस आर्टिकल में कहे गए हैं कि पहले भी वेस्टिंग हाउस की कंपनी है, उन्होंने काफ़ी महंगा सौदा किया था न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए इंडिया के अंदर में, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो अब इस एग्रीमेंट पे, जिस एग्रीमेंट के तहत में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं आंध्र प्रदेश के अंदर में, इस पर इंडिया को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और निरस्त कर देना चाहिए यह एग्रीमेंट। बस यही है इस आर्टिकल में। साइड में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आधार कार्ड के बारे में है। आधार कार्ड क्या हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करता है? तो तीनों तरह के पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं करता, नेगेटिव पॉइंट्स करता है, और बैलेंस्ड पॉइंट्स तीसरे व्यू में। यहाँ पे दो छोटे आर्टिकल्स हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये छोटा आर्टिकल कहता है कि किस प्रकार से जो कंपनीज का जो डेटा होता है उसका लीक हो जाता है डेटा, जैसे मैकडोनल्ड की कंपनी का डेटा लीक हुआ, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इस आर्टिकल में। यहाँ जो आर्टिकल है हेट स्पीच के बारे में, लॉ कमीशन ने एक नया अमेंडमेंट लाने जा रहा है, जो लॉ कमीशन है हेट स्पीचेस के अगेंस्ट में। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्टेज 3 स्टैंडर्ड के व्हीकल्स पर बैन लगा दिया। 1 अप्रैल से सिर्फ भारत स्टेज 4 के व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी और सेल होगी, और भारत स्टेज 3 स्टैंडर्ड के व्हीकल्स पर टोटली बैन होगा। तो थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं कि आखिरकार ये भारत स्टेज होता क्या है। देखिए जो व्हीकल्स होते हैं उनका इंटरनल कंबशन यानी कि जो इंजन होता है काफ़ी तरह के एमिशंस करता है, वो जो काफ़ी हानिकारक होता है। तो उस एमिशंस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने भारत स्टेज स्टैंडर्ड्स लाए थे, ताकि जो एमिशंस हो व्हीकल से वो रेगुलेट रहे। और ये रेगुलेट करता कौन है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एक प्रकार से रेगुलेट करते हैं उस एमिशंस को। तो नाम दे दिया है सरकार ने BS4 BS3। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एमिशंस कम होता जाता है। यानी शुरू में तो देखिए बिल्कुल ही काफ़ी सारा एमिशंस करते थे व्हीकल्स, तो सरकार ने पहले कहा कि BS1 होना चाहिए, कम से कम थोड़ा कम एमिशन हो। ऐसे ऐसे सरकार अब ऊपर जा रही है, फिर BS2 और ज़्यादा कम एमिशंस, BS3 और कम एमिशंस, ऐसे ऐसे करते सरकार BS6 लाने जा रही है, जो कि 2020 से लेकर 24 तक रेगुलेट होगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा पिक्चर में देख लेते हैं। सुमित्रा चौधरी की जो कमेटी की रिपोर्ट है वो भी भारत स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, ये भी आप याद रखिएगा, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए BS स्टेज 2 को इम्प्लीमेंट किया गया था 3-4 में, अभी फिलहाल 3 है। ज़्यादातर इंडिया में 3 स्टैंडर्ड्स के व्हीकल्स बिकते हैं, और भारत स्टेज 4 स्टैंडर्ड के व्हीकल्स बिकते हैं सिर्फ NCR और 13 सिटीज़ के अंदर में। और फाइनली हमने भारत स्टेज 5 को स्किप कर दिया, सीधा भारत स्टेज 6 को हम इंप्लीमेंट करेंगे, सरकार इंप्लीमेंट करेगी। 2020 से लेकर 2024 तक का सरकार का ये टारगेट है, पूरे का पूरे देश में इसे इंप्लीमेंट कर देंगे, ताकि काफ़ी कम एमिशंस होता है अगर हमारे पूरे देश ने भारत स्टेज 6 को अपना लिया। तो उदाहरण के तौर पे देखें तो देखिए यहाँ पे कल भी हमने इसको डिस्कस किया था न्यूज़ डिस्कशन की वीडियो में। BS3 में कार्बन मोनोक्साइड जो है 2.30 का इसका एमिशंस होता है, HC का होता है 0.20, NOx होता है 0.15। लेकिन BS4 में ये कम होता जाता है। कार्बन मोनोक्साइड का एमिशंस होता है 1.00, HC का होता है 0.10, NOx का होता है 0.08। तो देखिए जैसे जैसे आगे जा रहे हैं BS5 में और भी कम हो जाएगा ये सारा कुछ एमिशंस जो है, और BS6 में, BS5 तो वैसे हमने स्किप कर ही दिया है, BS6 में और भी कम हो जाएगा। जब भी व्हीकल्स बिकता है, हर एक व्हीकल्स को बताया जाता है कि कौन सा, जैसे ये मारुति का एग्जांपल के तौर पे देखें तो मारुति जिप्सी BS4 का व्हीकल है, उसका रेट ज़्यादा मिलेगा। अब इन सबको आप एसेसरीज से भी जोड़ के देखिएगा, ये मत देखिएगा कि यहाँ पे नीचे 3 है तो भी रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एसेसरीज है वो ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है जब भी व्हीकल्स बिकता है तो उसको प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस में डिफाइन होता है कि या BS3 है या BS4 है।
तो अब इससे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए बेनिफिट्स क्या होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन इंप्लीमेंट करने को कहा है, इससे हेल्थ कंसर्न्स है वो एड्रेस होंगे, क्योंकि काफ़ी पोल्यूशंस करते हैं जो पुराने व्हीकल्स होते हैं। एक डेटा के अनुसार में जो ज़्यादातर जो एमिशंस होता है 30 to 50% जो एमिशंस होता है वो 10 साल पुराने व्हीकल्स द्वारा किया जाता है, जो कि आमतौर पर या तो BS सेकेंड है या फिर BS थर्ड है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। दूसरा, कई जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी BS4 के व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि नहीं तो उनको इंसेंटिव नहीं होता। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि वो सिर्फ BS4 के वाहन अभी बनाते हैं, तो उनको एक इंसेंटिव है। फ्यूचर में उनको और ज़्यादा इंसेंटिव रहेगा कि वो जल्द से जल्द BS6 के वाहन भी प्रोड्यूस करने लगे। एक टफ मैसेज सेंड करता है। मैसेज ऐसा सेंड होता है कि सुप्रीम कोर्ट अब टॉलरेट नहीं करेगा, सरकार जो है वो टॉलरेट नहीं करेगी किसी प्रकार का भी इस ज़्यादातर एमिशंस जो हमारी हेल्थ को खतरे में डाले। एक अच्छा स्टेप है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। और बस यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फायदे होंगे। वैसे तो देखिए इनडायरेक्ट फायदे तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन ये थोड़े डायरेक्ट फायदे जो आर्टिकल में लिखे गए हैं। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्या कंसर्न्स हैं। कई ऑटोमोबाइल्स कंपनीज का कहना है कि देखिए इस प्रकार से सडन डिसीजन लिया जाना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, काफ़ी सारा ऐसा माल, ऐसे जो व्हीकल्स अभी भी हैं जो BS स्टैंडर्ड 3 के हैं, भारता स्टेज स्टैंडर्ड 3 के हैं, लेकिन अभी वो उनको बेचना कितना मुश्किल होगा, वो अभी नहीं बिकेंगे, तो किस प्रकार से हमको काफ़ी लॉस होगा, इस तरह का कहना है ऑटोमोबाइल कंपनीज का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत गलती है इस पूरे मामले में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए ढीला ढाला रवैया अपनाया। उन्होंने सख्त पॉलिसी अख्तियार नहीं करी और उन्होंने एक प्रकार से एश्योरेंस दिया बार बार ऑटोमोबाइल कंपनीज को कि एकदम से हम पॉलिसी को नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। तो एकदम से अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना, तो फिर थोड़ी बहुत गलती तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। उनको पहले से सख्त पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए थी और एक टफ अल्टीमेटम या टफ गाइडलाइन देनी चाहिए थी ऑटोमोबाइल कंपनीज को। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखिए 2017 की जो गाइडलाइंस थी कि 2017 से BS4 के व्हीकल्स सिर्फ आने थे, ना सिर्फ इनकी सेल होनी थी बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी होनी थी। ऐसी पॉलिसी 2 साल पहले ही बनाई जा चुकी थी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार ने काफ़ी बार ऐसे सिग्नल्स भी दिए थे, जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पे थी, उन्होंने अपनी ऑटो फ्यूल पॉलिसी में साफ साफ कहा था कि 2017 से BS4 के व्हीकल्स सिर्फ सड़कों पर उतर सकेंगे, तो मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल हो सकेगी। तो अब इस तरह का बहाना बनाना ऑटोमोबाइल कंपनीज का कि हमें पता नहीं था, वो तो एक प्रकार से सिर्फ एक एक्सक्यूज हो गया। और लेकिन एक कंफ्यूजन उनको थी, उन्होंने ऐसा सोचा था कि 1 अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, लेकिन कंपनीज को ऐसा लगा था कि कम से कम सेल तो हो सकेगी जो पुराने व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग हो गए हैं उनकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो दोनों चीज़ें बैन कर दी, ना सिर्फ सेल हो सकेगी बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकेगी। और अब देखिए बात यह कि अब जल्द से जल्द उनको अपग्रेड करना चाहिए BS6 में, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की दिक्कतें ना आएँ। और 1 अप्रैल 2020 से अब BS6 के अब जो ये टेक्नोलॉजी है ये आने वाली है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करे और एक फ्यूल एक कंट्री, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको फुलफिल करने में सहायता प्रोवाइड करें। अब बात रही जो पुराने व्हीकल्स, यानी पुराने व्हीकल्स जो BS स्टैंडर्ड 3 के हैं, उनका क्या किया जाए। या तो देखिए उनका एक्सपोर्ट कर दिया जाए, या फिर उनकी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन किया जाए, या फिर उनके जो इंजन है उनको डिसमेंटल करके उनके पार्ट्स को रीयूज किया जाए, यही ऑप्शन बचता है। तो ये पूरा आर्टिकल था BS स्टैंडर्ड 3 के बारे में। और कुछ दूसरे रीजंस जैसे क्यों पोल्यूशन होता है। एक तो देखिए वेहिकुलर जो एमिशंस होता है उसके कारण पोल्यूशन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द काजेस रिस्पांसिबल फॉर काजिंग द पोल्यूशन, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी कैन आल्सो यूज इन आवर आंसर्स। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से काफ़ी तरह का पोल्यूशन होता है। सेकंड, जो फार्मर्स हैं, ये काफ़ी इशू जो था सुर्खियों में रहा था। जो दिल्ली के आसपास के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ये जो किसान हैं यहाँ पे बची हुई फसलों को जब जलाते हैं तो काफ़ी तरह का एमिशन से इससे होता है। इंडस्ट्रीज से भी काफ़ी तरह का पोल्यूशन होता है। और चौथा, थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी तरह का पोल्यूशन होता है। तो 3-4 पॉइंट है, आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। अब GST बिल के बारे में ये अगला आर्टिकल है। GST बिल पास हो गया लोकसभा में 17 साल की डिस्कशन के बाद में, 17 साल की जदोजहद के बाद में GST बिल आखिरकार लोकसभा में पास हो गया। और 1 जुलाई से अब GST को रोल आउट किया जाना है, जो टाइमलाइन सरकार ने दी है। अब दिक्कत आती है कॉम्प्लायंस की। एक प्रकार से देखिए पुराना जो इनडायरेक्ट टैक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब वो नए इनडायरेक्ट टैक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और क्या सारे के सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं, क्या इस नए इनडायरेक्ट टैक्स जो मैकेनिज्म उससे कंप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, यह देखना भी बाकी है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से GST काउंसिल ने कंसेंसस मनाई कई मुद्दों पर, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर बात करें, तो देखिए किस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर कंप्लायंस बनाई, ये देख लेते हैं यहाँ पे।
देखिए काफ़ी विवाद था कि इनडायरेक्ट टैक्स के जो टैक्स पेई है उनको कौन एडमिनिस्टर करेगा। तो जीएसटी काउंसिल में एक तरह का ऐसा डिसीजन लिया गया था कि 1.5 करोड़ से नीचे जिन कंपनीज का टर्नओवर है उन पे 90% हक होगा स्टेट गवर्नमेंट्स का, यानी 1 करोड़ से नीचे के जो भी टैक्स पेयर्स हैं 90% टैक्स पेयर्स को एडमिनिस्टर करेंगे स्टेट्स और 10% टैक्स पेयर्स को एडमिनिस्टर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ये उन कंपनीज के बारे में है या उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, और वो कंपनीज जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है 50% टैक्स पेयर्स को एडमिनिस्टर करेंगे स्टेट्स एंड 50% टैक्स पेयर्स को एडमिनिस्टर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से कंसेंसस आई थी एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स को लेकर में। और अब और देखिए दूसरी बात है, देखिए सरकार ज़्यादा ही एक प्रकार से सेंसिबल है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने को लेके। वो इस बात से ही पता लगता है कि पार्लियामेंट ने 15 दिनों के अंदर अंदर में, यानी जीएसटी काउंसिल्स में कंसेंसस आने के 15 दिनों के अंदर अंदर में ही इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर में पेश कर दिया और अब लोकसभा ने इसको पास भी कर दिया है। दूसरा, अब बिजनेसमैन देखिए काफ़ी तरह की मांग करते थे और वह कहते थे कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो मैकेनिज्म है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी नुकसान इनको होता है बिजनेसमैन को इनडायरेक्ट टैक्स के मैकेनिज्म को लेकर। तो अब बिजनेसमैन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जीएसटी को अपनाएं और उसी हिसाब से अपनी जो रेगुलेशंस है वो करने लगें। दूसरा, देखिए सरकार को ये चाहिए कि जो टैक्स स्लैब्स सरकार ने दी थी जीएसटी के अंदर में, ये देखिए ये टैक्स स्लैब्स हमने डिस्कस करी थी कि 4-5 तरह की टैक्स स्लैब्स हैं, यानी 0% जो कंज्यूमर प्राइस बास्केट के अंदर में प्रोडक्ट्स आते हैं, 5% मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स जैसे कि मसाले वगैरह, फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, 12% टैक्स लगेगा प्रोसेस्ड फूड्स पर, 18% लगेगा साबुन, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर वगैरह जैसी चीज़ों पर, 28% लगेगा कार वगैरह पे, और 28% प्लस में सेस लगेगा लग्जरी कार्स, पान मसाला और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पे। तो अब देखिए बात यूँ आती है कि सरकार जो टैक्स स्लैब्स जो सरकार ने डिसाइड करी थी जल्द से जल्द जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक प्रकार से डिवाइड करे इन टैक्स स्लैब्स के अनुसार से, ताकि जो कंपनीज हैं वो भी देख सकें कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी टैक्स स्लैब के अंदर में आता है, ताकि किसी प्रकार का एम्बिग्विटी या फिर किसी तरह की कोई भी डाउट ना हो। जल्द से जल्द जो इंडस्ट्रीज हैं, जल्द से जल्द बिजनेसमैन हैं, नया टैक्स स्ट्रक्चर अपनाएं। और अब दूसरी बात आती है कि देखिए जीएसटी को जो टैक्स है वो 28% तक तय किया गया है, लेकिन जो सीलिंग है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी में वो 40% तक है। तो काइंड ऑफ काफ़ी स्पेस रहेगा गवर्नमेंट के पास में कि वो टैक्स रेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट की अनुमति लिए बिना। तो एक और जो कंसर्न्स हैं, कुछ 2-3 कंसर्न्स हैं, वो एंटी प्रॉफिटरिंग क्लासेस को लेके हैं। ये क्या है, देखिए काफ़ी बार क्या होता है जब सरकार जो है इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर देती है, जब इनडायरेक्ट टैक्स को सरकार कम कर देती है लेकिन जो दुकानदार हैं वो इसका लाभ कस्टमर्स तक नहीं पहुंचना देना चाहते, वो खुद ही वो बीच में जो प्रॉफिट है वो खा जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने, यानी जो जीएसटी का बिल आया उसमें एक एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का प्रावधान है। लेकिन अब एक कंसर्न है बिजनेसमैन का कि जो एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है उनको हरास करेगी, तो इस बात पर सरकार को क्लैरिफाई करना आवश्यक है और कुछ रेगुलेशंस आवश्यक हैं इस एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के। दूसरे जो एक और कंसर्न्स हैं वो ब्रांच ऑफिसेस को लेके हैं। मान लीजिए देखिए एग्जांपल के तौर पे देखें तो वोडाफोन है कंपनी है जो, अब वोडाफोन कंपनी की कई स्टेट्स में अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो मान लीजिए वो सिम वगैरह बेचती हैं, तो सेल टैक्स में उनका हर एक ब्रांच को अलग से रजिस्टर करना आवश्यक है। और जो भी देखिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो टैक्स के दायरे में आएंगे हर एक जगह पे। तो इस प्रकार का जो प्रावधान है इस पे भी जो बिजनेसमैन है वो ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं और इसको आसान बनाने की बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर पे खासकर पे इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसी कंपनीज जो कि हर एक स्टेट में, यानी कई तरह के स्टेट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनको भी हर एक स्टेट में जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा अलग से, और हर एक स्टेट में उनको अलग से जो भी टैक्स स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा इस मैकेनिज्म को थोड़ा आसान बनाने की बात कह रही हैं जो कंपनीज हैं। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, ये कहते हैं कि देखिए अभी भी लेट नहीं हुआ है, जीएसटी काउंसिल जो भी चेंज करना चाहती है अभी भी कर सकती है और कुछ जो एग्जाम्पशंस दे सकती है, जो भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं इंडस्ट्री के उसको एड्रेस कर सकती है, अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है, ये कहा जा रहा है वे फॉरवर्ड के अंदर में। अगला आर्टिकल है अफ्रीकन्स पर रेशियल अटैक्स हुए कई जगह पे। नोएडा में फिलहाल ये मामला है। नोएडा में क्या हुआ था, देखिए एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 20-30 सेकंड में आपको बता देता हूँ क्या हुआ था नोएडा के अंदर में। नोएडा के अंदर में देखिए एक जो लड़का था वो गुम हो गया था, तो वहाँ पे शक गया, जो अफ्रीकन्स वहाँ पे उस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर शक गया, तो उनके घर वालों ने, उनके रिलेटिव्स ने जो वहाँ पे अफ्रीकन्स रहते हैं उन अफ्रीकन्स के घर में जाके तलाशी ली, इवन उनके फ्रिज में भी तलाशी ली। क्यों फ्रिज में क्यों तलाशी ली अफ्रीकन्स लोगों के, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है अफ्रीकन कल्चर के बारे में जानकारी नहीं होती, तो लोगों ने ये सोचा कि जो अफ्रीकन्स होते हैं वो नर भक्षक यानी कैनिबल यानी ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं, तो इस प्रकार से इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल्स के फ्रिज में जाके तलाशी ली।
तो बाद में क्या हुआ, वो लड़का पाया गया पार्क के अंदर में और ड्रग ओवरडोज के कारण में उनकी उस लड़के की मौत हो गई थी। तो बाद में उस लोकेलिटी के अंदर में अफ्रीकन नेशनल्स, अफ्रीकन मूल्स के लोगों के खिलाफ में अटैक होने स्टार्ट हो गए। तो मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 2 अफ्रीकन्स शॉपिंग कर रहे थे, तो उन पर अटैक हुए और इस तरह का आरोप उन अफ्रीकन्स पर लगा कि वो ड्रग्स का व्यापार वहाँ पे करते हैं, इसीलिए उस लड़के की ड्रग ओवरडोज के कारण में मौत हुई। तो देखिए बात यूँ आती है कि हर एक अफ्रीकन को ड्रग ट्रैफिकिंग से जोड़ना अच्छी बात नहीं है, और इस प्रकार के आरोप लगाना कि वो नरभक्षक हैं, वो तो बिल्कुल ही इस प्रकार की सोच दिखाता है कि इंडिया के जो लोग हैं वहाँ के, मतलब सारे नहीं, देखिए ना तो सारे अफ्रीकन्स को एक पैमाने में तोला जा सकता, ना ही सभी इंडियंस को एक पैमाने पर तोला जा सकता। तो कहने की बात यह है कि अफ्रीका के कल्चर के बारे में काफ़ी इग्नोरेंस होता है और एरोगेंस, यानी हमारी जो भारतीयों की जो आमतौर पर प्रेफरेंस होती है सफ़ेद रंग के प्रति ज़्यादा होती है, गोरे लोगों के प्रति, या फिर हर एक अलग अलग चीज़ में गोरे रंग के प्रति ज़्यादा होती है। और एक इस प्रकार से ये अफ्रीका के कल्चर को इग्नोर करता है, जो रिच हेरिटेज है अफ्रीका के कल्चर को, या फिर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जो अफ्रीका की है उसके बारे में जो है हम इग्नोरेंट है, इस प्रकार की बात जो दिखाता है जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो ये देखिए पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी तरह के अटैक्स हुए अफ्रीका पे। एक पिछले साल की बात है, कोंगो के एक मैन थे, फ्रेंच टीचर थे, वो साउथ एक्सटेंशन में रहते थे, जब वो ऑटो ले रहे थे तो किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट उनका हो गया, तब उनकी हाथापाई हुई और बाद में उनकी मौत हो गई थी। और ये अटैक्स सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बेंगलोर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। एक बाद में देखिए एक जो ब्लैक वूमन थी वो कार चला रही थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो बाद में वहाँ से उस स्पॉट से चली गई थी, उस स्थान से चली गई थी, लेकिन बाद में एक और महिला जो कार चला रही थी तो भीड़ ने उस कार को रोका और उस कार को आग लगा दी और उस ब्लैक वूमन के कपड़े भी फाड़ दिए। इस प्रकार की जो शर्मनाक घटना देखने को मिली थी, बेंगलोर की ये घटना थी। तो बात यही उठता है कि देखिए सबको एक पैमाने पर नहीं तोला जा सकता, सभी अफ्रीकन्स को एक पैमाने पर नहीं तोला जा सकता और सभी इंडियंस को भी एक पैमाने पर नहीं तोला जा सकता। तो आखिरकार आम डेली लाइफ में अफ्रीकन्स के साथ में होता क्या है? देखिए कई तरह की रेशियल अटैक्स उन पर होते हैं और डिस्क्रिमिनेशन के साथ में होता है, काफ़ी अनसेफ फील करते हैं जो अफ्रीकन्स हमारे देश के अंदर में होता है। पुलिस का जो एटीट्यूड है वो तो उनके खिलाफ में हो रहे एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। पुलिस सेंसिबल नहीं होती, संवेदनशील नहीं होती अफ्रीकन्स लोगों के ग्रीवेंसेस के प्रति में, और आमतौर पे सिर्फ वो कुछ कर नहीं पाते, जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ प्रोटेस्ट कर पाते हैं। गवर्नमेंट बार बार एश्योरेंस देती है अफ्रीकन नेशनल्स को कि आप सेफ हैं इंडिया के अंदर में, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है कि इस प्रकार के रेशियल अटैक्स को जड़ से उखाड़ा जाए या फिर फ्यूचर में इस तरह के अटैक्स ना हों। कुछ भी सीरियस अटैम्प्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाए गए हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो फॉरेन नेशनल्स के लोग स्टूडेंट्स हमारे देश में आते हैं पढ़ने के लिए। 2016 का ये डेटा है, 42,420 फॉरेन स्टूडेंट्स आए हमारे देश में पढ़ने के लिए। नेपाल से 21.3%, अफगानिस्तान से 10.3%, भूटान से 6.6%, सूडान से 4.8%, नाइजीरिया से 4.7%। तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस पिक्चर समझने के लिए ये जो डेटा है। डेटा से देखिए आपको एक बात समझ में आती होगी, अगर हम सार्क कंट्रीज को छोड़ दिए जाएं, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, ये तो सार्क के अंदर में आते हैं। उसके बाद में देखिए सूडान और नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं हमारे देश में पढ़ने के लिए। सूडान और नाइजीरिया से सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि अगर वो वही अफ्रीकन्स वेस्ट कंट्रीज़ में लेने जाएं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है उनको वही क्वालिटी एजुकेशन। एक उदाहरण के तौर पर देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलहाल 2000 फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ रहे हैं अफ्रीका से। एक ये केस स्टडी है, जो एक पर्सन है अफ्रीका के, घाना के स्टूडेंट है, नाना पेइस इनका नाम है। ये कहते हैं कि देखिए इन्होंने अपनी बात कही, ये कहते हैं मैं इंडिया के अंदर में पढ़ने आया और इंडिया से पहले मैं काफ़ी देशों में घूम चुका हूँ और सभी तरह के कल्चर्स का, मतलब जिन भी देशों में गया उस तरह के कल्चर्स का मुझे ज्ञान है। लोगों काफ़ी देशों से जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया में इन अफ्रीका के स्टूडेंट जो कि घाना से बिलोंग करते हैं, इनको इंडिया के अंदर में दोस्त बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि इंडिया के लोगों को अफ्रीका के कल्चर के बारे में नहीं पता। और ये कहते हैं कि इंडिया में किसी वुमेन स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि काफ़ी तरह के एक्यूजेशंस लगते हैं अगर कोई अफ्रीकन स्टूडेंट की कोई वुमेन फ्रेंड होती है, फीमेल फ्रेंड होती है तो बाद में देखिए इन्होंने एक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया। अफ्रीकन्स के प्रति में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेशियल अटैक्स होते हैं, उस पर इन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी। इन्होंने स्वच्छ भारत जो कैंपेन था उसमें भी पार्टिसिपेट किया। एक प्रकार से जो ये थे नाना, ये एक सिग्नल पेश करना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे कि जो अफ्रीका के लोग हैं बिल्कुल इंडियंस की तरह में है। जिस प्रकार से इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है स्वच्छ भारत अभियान का, वैसे अफ्रीका के जो लोग हैं, अफ्रीका के जो स्टूडेंट्स हैं, उस स्वच्छ भारत अभियान में भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं बिल्कुल इंडियंस की तरह में।
तो इस प्रकार की केस स्टडी है, एथिक्स जैसे पेपर में इस तरह की केस स्टडी का यूज हो सकता है। अब करना क्या चाहिए, देखिए फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो, अफ्रीकन नेशनल्स पर अटैक्स ना हो, तो क्या, तो देखिए अवेयरनेस फैलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए अफ्रीका के डाइवर्स कल्चर के बारे में, खास करके वहां पे जहां पे अफ्रीकन नेशनल्स या फिर अफ्रीकन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा रहते हैं वहां पर, और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए अगर किसी तरह के रेशियल अटैक्स होता है अफ्रीकन नेशनल्स या फिर अफ्रीकन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में, और पुलिस को भी ट्रेन किया जाए, पुलिस में भी प्रॉपर संवेदनशीलता और जागरूकता होनी चाहिए कि कितने गंभीर हैं ये जो अटैक्स हैं। और बाद में देखिए जो आर्टिस्ट या फिर इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं वो आगे आ सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ या फिर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी लोगों को अवेयर कराएं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे 2 एग्जीबिशंस का जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में, कि एक तस्वीर नाम से एक एग्जीबिशन हुआ था जिसमें दिखाया गया था अफ्रीका के कल्चर को, कितना मल्टी डायमेंशनल जो है वो कल्चर है अफ्रीका का, और कैसे इस प्रकार से जागरूकता फैलाई जा सकती है एग्जीबिशन से। और देखिए कंसर्टेड एफर्ट लगाने की जरूरत है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सिटीजन्स, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, ये सब जो लोग मिलके काम करेंगे तभी अफ्रीकन जो नेशनल्स हैं वो सेफ फील करेंगे इंडिया के अंदर में। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए स्टूडेंट्स जो हैं, वैसे ही वही बात फिर से, स्टूडेंट्स को काफ़ी अवेयर होने की आवश्यकता है और उनको यह बताए जाने की आवश्यकता है कि जब भी कोई अटैक होता है ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स के खिलाफ में, तो कैसे पूरा देश एकजुट हो जाता है, वैसे ही ये वही काम जो है वो अफ्रीकन स्टूडेंट्स के खिलाफ में होता है इंडिया के अंदर में। तो इसलिए इस प्रकार की घटनाओं से दूर रहना चाहिए इंडियन स्टूडेंट्स को, और कल्चर के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, और बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अफ्रीकन स्टूडेंट्स का भी। और दूसरा देखिए भारत का साइज़ है वो बहुत बड़ा है और अफ्रीकन स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है भारत के अंदर में, और काफ़ी सारी की स्कॉलरशिप्स दी जाती है अफ्रीकन स्टूडेंट्स को। तो एक वाइडर कल्चरल एंगेजमेंट की आवश्यकता है पूरे अफ्रीका के कंटिनेंट के साथ में। ये ना सिर्फ इससे जो कल ये रेशियल अटैक्स होते हैं वो रुकेंगे, बल्कि इंडिया की पब्लिक के ग्लोबल होराइजन है वो भी बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। क्या आधार कार्ड से जो प्राइवेसी का हनन होता है या फिर नहीं होता? तो 3 व्यूज़ हैं इसके, ये फेवर में बोलते हैं, RS शर्मा अगेंस्ट में बोलते हैं, और जो बैजयंत जय पांडा ये बोलते हैं बैलेंस अप्रोच ही अपनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो सुनील अब्राहम है ये फेवर में बोलते हैं कि प्राइवेसी का हनन होता है। ये कहते हैं कि जो आधार कार्ड है ये देखिए इससे जो बायोमेट्रिक्स जमा की जाती है इससे मास सर्विलेंस होता है। ये कहते हैं कि देखिए देश की सिक्योरिटी के लिए अगर थोड़ा बहुत टारगेटेड सर्विलेंस हो तो वो ठीक है, लेकिन आधार कार्ड से तो मास सर्विलेंस होता है और कंपनीज इस डेटा को चुरा के काफ़ी गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इससे प्राइवेसी का हनन होता है। जब डेटा को एकत्रित कर लिया जाता है तो फ्यूचर में उस डेटा को कौन यूज करेगा और किस चीज़ के लिए ये यूज होगा कोई नहीं जानता। और इवन जिस बंदे का ये आधार कार्ड है, जिस पर्सन का ये आधार कार्ड है, उसको फ्यूचर में गलत इस्तेमाल हो सकता है उसकी कंसेंट के बिना। इस तरह की घटनाएं अभी से सामने आनी स्टार्ट हो गई है, तो डेफिनेट ये पक्ष में बोलते हैं कि आधार कार्ड से जो प्राइवेसी का हनन होता है। तो फिर ये कहते हैं कि स्मार्ट कार्ड का यूज हो सकता है आधार कार्ड की जगह में। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा स्मार्ट कार्ड कैसे बेहतर है आधार कार्ड से। देखिए स्मार्ट कार्ड होता कौन सा है? स्मार्ट कार्ड तो कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, जैसे हम स्वाइप करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो शॉपिंग के लिए हम इसमें अपना पिन फिल करते हैं और बाद में ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो अपने डेबिट कार्ड को आप स्मार्ट कार्ड कह सकते हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए स्मार्ट कार्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। आधार कार्ड का यूज हो सकता है इवन उस पर्सन की अनुमति के बिना ही, लेकिन जो ये डेबिट कार्ड है यानी स्मार्ट कार्ड है इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता अगर पर्सन की अनुमति ना हो तो, क्योंकि जो पर्सन है वो अपना स्मार्ट कार्ड का पिन कोड फिल करता है तभी जाके स्मार्ट कार्ड का डेटा का यूज हो सकता है। तो स्मार्ट कार्ड ज़्यादा बेहतर है आधार कार्ड से। स्मार्ट कार्ड का जो डेटा होता है उसको एक प्रकार से डिलीट किया जा सकता है, लेकिन आधार कार्ड का डेटा तो सेंट्रलाइज्ड है, इसको डिलीट करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि स्मार्ट कार्ड का डेटा है वो डिलीट कर दिया 2011 में यूके ने, और इसी प्रकार से हम भी कर सकते हैं। ये कहते हैं कि देखिए आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट्स ली जा सकती हैं इवन डेड पर्सन्स की, लेकिन स्मार्ट कार्ड्स में वो जो बंदा जो मर गया है जिसकी डेथ हो गई है वो स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो पिन है वो उसके साथ ही एक प्रकार से गुम हो गया मरने के बाद में। बायोमेट्रिक्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए स्मार्ट कार्ड्स को ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और बाद में जो ये कहते हैं कि जैसे UIDAI जो अथॉरिटी है आधार कार्ड की, इन्होंने कहा था कि जो डेटा है आधार कार्ड का इसको सिर्फ 5 साल तक इसको सहेज कर रखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के टाइम में बिग डेटा जैसे हमने डिस्कस किया था कि देखिए आजकल आधार कार्ड की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड कंपलसरी,
इवन जो हेल्थ ट्रांजेक्शन है हॉस्पिटल्स के अंदर में, उसके लिए भी आधार कार्ड कंपलसरी, काफ़ी चीज़ों के लिए आधार कार्ड कंपलसरी किया गया है, जिसके फ्यूचर में काफ़ी सालों तक जिसका यूज हो सकता है। बिग डेटा के तहत में, बिग डेटा एनालिटिक्स के तहत में आधार कार्ड के जो ट्रांजेक्शन है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद में देखिए बात आती है कि क्या केवाईसी नॉर्म्स, यानी केवाईसी नॉर्म्स वो होते हैं नो यूर कस्टमर नॉर्म्स, जैसे कि फॉर्म भरवाया जाता है, जब भी हम कोई सिम लेते हैं हमसे फॉर्म भरवाया जाता है, हमारी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कस्टमर से रिलेटेड। तो ये कहते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि आधार कार्ड से प्राइवेसी का हनन होता है, यानी अभी भी इसकी बात कर रहे हैं हम, जो ये बोलते हैं, पक्ष में बोलते हैं कि आधार कार्ड से प्राइवेसी हनन होती है। फिर ये बात कहते हैं कि देखिए केवाईसी नॉर्म्स हैं वो होने ही नहीं चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं बताऊं तो सिम लेते वक्त काफ़ी तरह के डेटा हमसे भरवाया जाता है, काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है। तो ये कहते हैं कि देखिए जो केवाईसी नॉर्म्स होते हैं, जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सिम, तो इससे क्या होता है कि सिम जो आतंकवादी है, वैसे तो देखिए सिक्योरिटी के लिए लाया जाता है कि ताकि आतंकवादी या फिर जो क्रिमिनल्स हैं सिम ना ले सके। ये कहते हैं देखिए जिनको लेना है सिम वो तो वैसे भी ले लेते हैं, और इससे बल्कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, इंटरनेट का जो एक प्रकार से स्प्रेडनेस है वो रिटार्ड होती है, यानी दूर दराज के एरिया में सिम नहीं जा सकता। इसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है बार बार जब हम नॉर्म्स भरते हैं इससे। तो और ये कहते हैं कि केवाईसी नॉर्म्स होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी बाद में देखिए जो आईडी है, फेक आईडीज़ की कालाबाजारी होती है और टेलीकॉम कंपनीज को भी काफ़ी नुकसान होता है इससे। तो इसकी जगह तो क्या होना चाहिए, यूआईडीआई को एक प्रकार से टोकन सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी तो जरूरी है, थोड़ी बहुत जो गोस्ट यानी जो फेक आईडीज़ है उनका एलिमिनेशन आवश्यक है और रेगुलेशन इसका आवश्यक है। इसलिए टोकन सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए यूआईडीएआई को। इस टोकन सिस्टम में क्या होगा, जब भी नया सिम लेना होगा, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड लेना होता है, वैसे एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा, एक टोकन जनरेट होगा, यूआईडीआई एक टोकन जनरेट करेगी जिससे कोई भी सिम ले सकेगा। तो इससे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी नहीं क्रिएट होगा, जिससे क्या बाद में एक प्रकार से प्राइवेसी के हनन का खतरा रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई भी नेट ग्रिड जैसी कंपनी, कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, वो इस थोड़े थोड़े डेटा को एग्रीगेट करके जो टारगेटेड सर्विलियंस है उसको कर सकेगी, इससे सिक्योरिटी भी इंश्योर हो सकेगी। फिर लास्ट में कहते हैं कि आधार कार्ड जो है वो पुअरली डिजाइंड है और इसको रेगुलेट नहीं है तो बल्कि बंद करने की बात कहते हैं। ये कहते हैं आधार कार्ड की जगह में स्मार्ट कार्ड आना चाहिए। अब देखिए RS शर्मा क्या कहते हैं, ये टेलीकॉम के यानी ट्राई के चेयरमैन हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए किसी तरह की प्राइवेसी का हनन आधार कार्ड से नहीं होता। ये कहता है कि देखिए बायोमेट्रिक्स एकत्रित किया जाता है आधार कार्ड के लिए। तो बायोमेट्रिक्स तो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है यूनिकनेस के लिए, यानी हर एक बंदे की जो बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स या फिर जो आंखों स्कैन करते हैं वो सबका अलग अलग होता है। तो काइंड ऑफ बायोमेट्रिक्स तो बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा सिर्फ मिनिमम इन्फॉर्मेशन ली जाती है किसी भी पर्सन की जिसका भी आधार कार्ड है। सिर्फ नाम पूछा जाता है, जेंडर, एज और कम्युनिकेशन एड्रेस, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं लिया जाता है। और दूसरा, जो भी आधार कार्ड के नंबर जनरेट होते हैं वो बिल्कुल रैंडम होते हैं। रैंडम मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई अनुमान लगाया जा सके। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, जो हमारा पिन कोड होता है, पिन कोड देख के हम काफ़ी कुछ पता लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली का पिन कोड है तो सबसे पहला अंक ये बताता है कि ये रीजन कौन सा है, वो दिल्ली है, नॉर्दर्न। उसके अलावा स्टेट कौन सा है, ये 1 दिखाता है दिल्ली, और जैसे कि 2 दिखाता है हरियाणा। ऐसे पिन कोड में सब कुछ पता लग जाता है हमें। आगे 0 दिखाता है कि सब रीजन कौन सा है, और बाकी के तो 3 जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं कि पोस्ट ऑफिस नंबर कौन सा है। यानी तीसरा जो दिखाता है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट दिखाता है। दोबारा से बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये जो हमारा पिन कोड है मान लीजिए दिल्ली का है, ये पहला नंबर बताएगा कि कौन सा रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, 1 ये दिखाता है। दूसरे नंबर का रीजन दिखाता है स्टेट कौन सा है, 1 नंबर दिल्ली के लिए है, 2 नंबर हरियाणा के लिए है। तीसरा रीजन दिखाता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बाकी के 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन से नंबर का पोस्ट ऑफिस है। लेकिन आधार कार्ड का जो नंबर है वो हमेशा रैंडम रहता है। आधार कार्ड को देख के कुछ भी नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन से स्टेट का ये बंदा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का बंदा है, कौन से रीजन का है, कुछ भी नहीं पता लगाया जा सकता। आधार कार्ड बिल्कुल रैंडम है। यहाँ पे देखिए 12 अंकों का आधार कार्ड है, बिल्कुल रैंडम है, कुछ नहीं पता लगता इससे आधार कार्ड से। उसके बाद में देखिए दूसरे जो पॉइंट्स हैं और क्या कहते हैं इसके बारे में, जो इसके फेवर में बोलते हैं कि किसी प्रकार का प्राइवेसी का हनन नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये कहते हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है आधार कार्ड का, कोई शेयर नहीं कर सकता इसको, और कोई भी सर्च नहीं कर सकता, डाउनलोड नहीं कर सकता बिना एक 1 टाइम पासवर्ड के या बिना एक प्रकार से ऑथेंटिकेशन के। और इंडिविजुअल को जब भी कोई आधार कार्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करनी है तो इंडिविजुअल को वहाँ पे मौजूद रहना होगा। जैसे हमने देखा था वो आधार कार्ड इनेबल्ड
मनी जो मर्चेंट मशीन्स हैं वो आने वाली हैं। मान लीजिए आपका आधार कार्ड कनेक्टेड है बैंक से, तो आप दुकानदार की दुकान पे जाओगे और जो मशीन होगी वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करोगे तो आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएंगे। इस प्रकार की जो मशीन आने वाली हैं, तो ये कहते हैं कि देखिए जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो एक प्रकार से जब इंडिविजुअल वहाँ पे प्रेजेंट होएगा तभी हो सकेगी, इसलिए किसी प्रकार की प्राइवेसी का हनन नहीं होता आधार कार्ड से। आधार कार्ड को यूज़ करते रहना चाहिए। और कौन से पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हैं कि देखिए कोई भी एजेंसी है आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन को डाइवल्ज नहीं कर सकती, अगर करती है तो उस पर एक प्रॉपर पनिशमेंट का प्रावधान है। इवन एक सबसे बढ़िया मॉडल है कि जो भी एजेंसी के पास में आधार कार्ड डेटा है और उस डेटा को सहेज के रखने की जिम्मेदारी उसी एजेंसी के पास में, तो ये फुल प्रूफ मॉडल है। अगर वो डेटा नहीं सहेज के रखेंगे तो उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। और आजकल तो देखिए ये कहते हैं कि सिम्स एक आईडी पर काफ़ी बार सिम लिए जाते हैं, तो जो केवाईसी है, ई केवाईसी है उसका, यानी नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स का होना काफ़ी आवश्यक है। और आजकल तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि आधार कार्ड, मान लीजिए आधार कार्ड अगर मान लीजिए किसी का भी आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन को आप डिसेबल कर सकते हो, यानी फ्यूचर में वो उस आधार कार्ड को यूज़ नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकता। तो मान लीजिए कोई भी आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकता है तो उसकी ऑथेंटिकेशन को रद्द कर सकता है जो भी अथॉरिटीज़ हैं, यूआईडीआई। तो ये इसलिए कहते हैं कि प्राइवेसी का हनन नहीं होता आधार कार्ड से। अब तीसरे नंबर की बारी आती है बैजयंत जय पांडा की। ये बैलेंस अप्रोच लेते हैं। ये कहते हैं कि देखिए आधार कार्ड तो जरूरी है लेकिन प्राइवेसी का हनन भी ना हो, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होने चाहिए। ये कहते हैं एग्जांपल के तौर पे वो सेम बातें हैं कि पहले 100 पैसा आता था लेकिन आजकल 16 पैसा, पहले 100 पैसा कहते थे कि 100 पैसा अगर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो सिर्फ 16 पैसा पहुंचता है, ऐसी बात राजीव गांधी ने कही। फिर प्लानिंग कमीशन ने ऐसा कहा था कि 100 पैसा अगर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो 25 पैसा सिर्फ जनता तक पहुंचता है। काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सैलरीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, करप्शन, इन चीज़ों की वजह से, फेक नेम्स, इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन आधार कार्ड अब ये सब चीज़ें कम कर रहा है। और डिजिटल इकोनॉमी है इसलिए प्राइवेसी लॉज को भी इंश्योर करना काफ़ी आवश्यक है। मल्टीपलिसिटी ऑफ लॉज है हमारे देश के अंदर में, लेकिन प्राइवेसी लॉज हैं वो काफ़ी पुराने हैं, इसलिए इनको मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। और जो कंपनीज हैं उन पे लाइबिलिटी लाने की आवश्यकता है ताकि अगर वो भी किसी भी तरह का डेटा रिलीज करें या फिर अगर वहाँ से डेटा लीक हो तो उनके ऊपर प्रॉपर जिम्मेदारी हो। और क्या बात कही जा सकती है, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बैलेंस्ड व्यू में आईडी जो चोरी हो जाती थी, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर दिया आधार कार्ड ने। और ये कहते हैं वैसे भी देखिए चाहे अनचाहे काफ़ी तरह का डेटा हम ऑनलाइन सिस्टम में दे देते हैं अपना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि देखिए यूएसए में एक प्रॉपर जानकारी देने की आवश्यकता है। ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि देखिए जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर्स हमसे एक फॉर्म भरवाते हैं, साइन करवाते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं कि उस फॉर्म में क्या है। तो एक यूएस में भी कानून आया है कि जब भी हमसे हमारी अनुमति ली जाए प्रॉपर हमें बताया जाए कि क्या क्या इस फॉर्म में है। अगर हमें नहीं बताया जाता है तो हम एक प्रकार से कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं जब भी हमारे साइन लिए जाते हैं तब। तो लास्ट में लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं कि देखिए दुनिया तो आगे बढ़ रही है तो हमारे पास में ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है कि दोबारा से हम स्टोन एज में जाएं। जैसे कि कार हैं, कार वगैरह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे, लेकिन कार को हम अब रोड से हटा नहीं सकते, सिर्फ सेफ्टी नॉर्म्स अपना सकते हैं। वैसे ही आधार कार्ड के बारे में है, अगर आधार कार्ड से सेफ्टी का हनन होता है तो उसको रेगुलेशन किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन आधार कार्ड को हमारी डिजिटल इकोनॉमी में अब आधार कार्ड का एक अहम स्थान है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। अगला जो आर्टिकल है वो कंपनीज के बारे में है। ये कहते हैं कि देखिए मान लीजिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को करवानी है तो ट्रस्ट पैदा करना होगा कस्टमर्स को, ताकि वो अपनी बैंक डिटेल्स, डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर सकें। और जैसे अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा तो सेल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएगी, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो। अब एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि जो मैकडोनल्ड कंपनी है उनका काफ़ी सारा डेटा लीक हो गया। एक जो स्टार्टअप है, साइबर सिक्योरिटी के स्टार्टअप है फॉलीबल, इन्होंने यह दिखाया कि मैकडोनल्ड की कंपनी का जो डेटा है वो 2.2 मिलियंस ऑफ इट्स यूजर्स का डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा लीक हो गया। उनके नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, होम एड्रेस, इवन होम के कोऑर्डिनेट्स और सोशल प्रोफाइल्स के लिंक्स, ये सारा डेटा लीक हो गया। लेकिन मैकडोनल्ड कंपनी ने इसे माना नहीं, ना तो उन्होंने माना ना ही उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब मान लीजिए बड़ी गवर्नमेंट का डेटा लीक होता है, जैसे कि 32 लाख डेबिट कार्ड्स का डेटा चोरी हुआ था, तब तो उस पर काफ़ी सारी हाय तौबा मची थी। इवन याहू जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक हुआ तब भी उस पर काफ़ी हाय तौबा मची थी। लेकिन जो इंडिविजुअल कंपनीज का डेटा जब लीक होता है तो इस पर काफ़ी कुछ कोई बोलता नहीं है और ना ही कंपनीज इसे मानती हैं। और उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि देखिए
हमारा देश जो है चौथा ऐसा देश है जिस पे वेब एप्लीकेशंस पे सबसे ज़्यादा अटैक्स होते हैं। तो और जो कंपनीज हैं वो तो मानती नहीं है, इंडिविजुअल कंपनीज ध्यान नहीं देती, काफ़ी ज़्यादा वनलेबिलिटीज़ हैं। और उसके बारे में कहते हैं कि जो वैलेट्स हैं यानी पेमेंट गेटवेज अभी काफ़ी सारे आ रहे हैं, जैसे कि पेटीएम, उनका डेटा भी सुरक्षित नहीं है, काफ़ी सारे डेटा लीक्स की संभावना बनी रहती है, मॉनिटरी लॉस हो सकता है और प्राइवेट कीज़ हैं वो भी लीक हो सकती हैं। इवन एक सर्वे हुआ था, 3/4 जो बड़ी कंपनीज हैं उनके एग्जीक्यूटिव्स को अपनी ही कंपनी पर विश्वास नहीं है कि अपनी कंपनी जो है वो साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकती है। सॉरी। तो सबसे पहले तो कदम ये उठाना चाहिए कंपनीज को और सरकार को, ऐसे रेगुलेशंस लाने चाहिए कि जब भी कंपनी का डेटा लीक होता है तो वो बताएं प्रॉपर, उन पे एक परसेंट लायबिलिटी होनी चाहिए कि वो जनता को बताएं कि हमारा डेटा लीक हुआ है। जब डेटा लीक होगा तो वो ज़्यादा जागरूक होंगे, ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर्स को पता लगेगा कि हम आपका डेटा लीक कर सकते हैं, तो वो हमारे साथ ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा कंपल्सरी होना चाहिए कि जिस भी इंडिविजुअल कंपनी का डेटा लीक होता है तो वो पब्लिक डोमेन में इस बात को लाएं। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल हम ये डिस्कस करते हैं हेट स्पीच के बारे में है। लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट बनाया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2017। इसमें उन्होंने नए सेक्शंस ऐड किए जो कि हेट स्पीच को रोकेंगे और उनके खिलाफ में 2 सेक्शंस ये ला रहे हैं जिससे कि हेट स्पीच कम होगी। हेट स्पीच से क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई हेट स्पीच होती है इससे दूसरे पक्ष के जो लोग हैं जिनके खिलाफ में हेट स्पीच दी जाती है, वो ये हेट स्पीच इंडिविजुअल को प्रोवोक करता है, सोसाइटी को प्रोवोक करता है, ताकि वो इस तरह के गलत काम करें जैसे कि टेररिज्म, जिनोसाइड होता है नरसंहार, और एथनिक क्लींजिंग। इस कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब भी हेट स्पीच होती है वो दूसरे पक्ष के लोगों को प्रोवोक करता है टेररिज्म, जिनोसाइड या फिर एथनिक क्लींजिंग के लिए। और हेट स्पीच में ज़्यादातर क्या होता है, हेट्रेड के लिए इंसाइटमेंट किया जाता है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ में। और कम्युनिटी किसी भी तरह की हो सकती है, रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की कम्युनिटी हो सकती है, जेंडर की कम्युनिटी हो सकती है, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। तो इसके खिलाफ में, हेट स्पीच के खिलाफ में अब 2 तरह की सेक्शंस का एक तरह से प्रावधान करने की बात कही है लॉ कमीशन ने। एक है सेक्शन 153C, जिसमें मान लीजिए कोई भी अगर हेट्रेड को इंसाइट करता है, हेट्रेड फैलाता है, तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको पिनलाइज किया जाएगा। और दूसरा है सेक्शन 505A। इसमें यह कि पहली बार जब कोई भी व्यक्ति आतंक फैलाता है या फिर वायलेंस प्रोवोक करता है तो उनके खिलाफ में एक ये स्पेसिफिक क्रिमिनल प्रोफेंस माना जाएगा और दोनों के खिलाफ में अलग अलग ऑफेंस माना जाएगा। दोनों के खिलाफ में अलग अलग सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 153C में 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, 5,000 रुपये फाइन का प्रावधान है। सेक्शन 505A में 5,000 फाइन का प्रावधान है। ये दोनों सेक्शंस ऐड करने की बात कही है लॉ कमीशन ने हेट स्पीच के खिलाफ में। अब बात आती है कि देखिए हेट स्पीच से होता क्या है। हेट स्पीच से जिस कम्युनिटी के खिलाफ में आतंक फैलाया जाता है उनकी जान खतरे में आ जाती है और लाइफ का रिस्क उन पे हो जाता है, उनकी सेफ्टी खतरे में हो जाती है। तो काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, कम्युनिटीज़ को आपस में डिवाइड करती है जो हेट स्पीच होती है। और उसके अलावा अब क्वेश्चन उठता है कि हेट स्पीच आखिरकार है क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच सिर्फ वही स्पीच है जिससे वायलेंस हो, लेकिन लॉ कमीशन ने अभी कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस स्पीच से वायलेंस होता है सिर्फ वही हेट स्पीच के दायरे में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि वो सभी वर्ड्स या तो लिखे गए हैं या बोले गए हैं, वो सभी साइंस या तो वो लिखे गए हैं या फिर विजिबल हैं किसी चीज़ पर, वो ऐसी इंटेंशंस से ये सब चीज़ें की गई हैं जिससे भय फैलता है या फिर वायलेंस प्रोवोक होता है, वो सब हेट स्पीच के दायरे में आते हैं। और सिर्फ जिस स्पीच से वायलेंस फैलता है, ना सिर्फ वो बल्कि वो स्पीच भी जिससे कि जो कोई सोसाइटी का एक सेक्शन मार्जिनलाइज हो जाता है सोसाइटी के अंदर में, वो स्पीच भी हेट स्पीच के दायरे में आती हैं। उदाहरण के तौर पे ये कहते हैं कि देखिए, अभी आईटी एज है, आज टेक्नोलॉजी की एज है और अभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो मिसक्रिएंट्स हैं वो हेट स्पीच फैलाते हैं जिससे वायलेंस तो नहीं फैलता लेकिन सोसाइटी के एक कम्युनिटी को वो मार्जिनलाइज कर देता है, फ्यूचर में उनके खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन होता है और एक एटीट्यूड पैदा हो जाता है काफ़ी लोगों का उस पर्टिकुलर मार्जिनलाइज सोसाइटी के प्रति जिनके खिलाफ में हेट स्पीच फैलाई जाती है। और अब कहने का मतलब यही है कि देखिए, उससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है और जो कि एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है हेट स्पीच को आइडेंटिफाई करने में, ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होना चाहिए। तो ये थे आज के पूरे आर्टिकल्स। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।